नमस्कार मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूपी टेट की खास वीडियो में। आज हम 2011 से लेकर के 2022 तक के सीडीपी के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं जिन्होंने हर साल परीक्षा में बार बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा 2011 के पेपर के साथ शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित होती है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। खेल विधि आधारित होती है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। वहीं खेल विधि के जनक भी कई बार पूछे गए हैं। तो खेल विधि के जो जनक हैं वो हैं फ्रोवेल। फ्रोवेल को खेल विधि का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया का संबंध है मानसिक विकार के साथ, गणितीय विकार के साथ, पठन विकार के साथ या व्यावहारिक विकार के साथ? इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। पठन विकार के साथ संबंध होता है डिसलेक्सिया का। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? लक्स साबुन आप लोगों ने देखा ही होगा, लक्स पर लिखा रहता है LUX, इसे हम लक्स पढ़ते हैं, लेकिन अगर देखने में इसको हम लुक्स जैसा लगता है, यानी LUX लुक्स, तो पढ़ने में लक्स को थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, इसीलिए लक्स से याद रख लीजिए लेक्सिया। तो डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? पढ़ने संबंधी विकार से, क्योंकि लक्स को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों के साथ, विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों के द्वारा। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। इसे हम समावेशी शिक्षा बोलते हैं, यानी दूसरे सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना चाहिए ज़रूरतमंद बच्चों को। बच्चे चाहे विकलांग हों या मंदबुद्धि हों, बच्चों को हमें हमेशा सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना चाहिए। अगला प्रश्न है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा क्या करता है? सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित यानी अलग करता है। जो चीज़ें अलग करती हैं वो तो हमेशा नकारात्मक होती हैं। एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। ये बिल्कुल सही कथन है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, यानी अधिगम में अभिप्रेरणा जो नए सीखने वाले हैं उनके अंदर रुचि का सृजन करता है। डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे, यानी जो कम देख सकते हैं, उनको निम्न स्तर के कार्यक्रमों के लिए माफ़ करना उचित होगा। उनके दैनिक कार्य में उनके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए। ये सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कथन होता है कि बच्चा कैसा भी हो उनके साथ सामान्य बच्चों के जैसा ही बर्ताव करना चाहिए और उन्हें ऑडियो CD के माध्यम से सहायता प्रदान करनी चाहिए। सी इस प्रश्न का सबसे सटीक जवाब है, यानी जब भी आपको कोई ऑप्शन बाकी के 3 ऑप्शनों से अधिक बड़ा दिखाई दे तो वो ऑप्शन के सही होने के चांस 99% होते हैं। यहाँ न्यून दृष्टि के बच्चों की बात की जा रही है तो ऑडियो CD सबसे अच्छा विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? श्रव्य साधन, श्रव्य का मतलब होता है जिन्हें हम केवल सुन सकते हैं, तो श्यामपट्ट को हम देख भी सकते हैं तो श्रव्य साधन नहीं होगा, दृश्य साधन होगा। और क्योंकि हम श्यामपट्ट को देखते हैं, श्रव्य दृश्य साधन होते हैं जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन, TV, ये श्रव्य दृश्य साधन हैं। वहीं अब आपको बताना है कि जो प्रोजेक्टर होता है वो श्रव्य साधन है या दृश्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना,
प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना या उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, शिक्षण की कुशलता से संबंधित है। श्यामपट्ट पर लिखना भी, प्रश्नों को हल करना भी और प्रश्न पूछना भी। अगला प्रश्न है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। ये कथन बिल्कुल गलत है। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये कथन सकारात्मक है। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये भी सकारात्मक है। स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये भी सकारात्मक कथन है। लेकिन प्रश्न पूछने के लिए इन तीनों में से जो सबसे सटीक जवाब है वो है ऑप्शन सी, लगातार प्रश्न पूछने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया है। टीपी ननन ने, स्पेंसर ने, फ्रोबेल ने, या ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, मॉन्टेसरी होगा, मॉन्टेसरी ने। इस प्रश्न का जो सही जवाब है, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, फ्रोबेल ने ही किंडरगार्टन पद्धति दी थी। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि फ्रोबेल ने खेल विधि भी दी थी। तो किंडरगार्टन पद्धति और खेल विधि ये दोनों ही फ्रोबेल के द्वारा दी गई पद्धतियां हैं। यहाँ मॉन्टेसरी होगा, तो मौर्य मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी पद्धति दी थी। अगला प्रश्न है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। जब कोई भी अभिभावक आपसे मिलने नहीं आता है तो आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। ये सबसे सही जवाब होता है, यानी सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। ये बिल्कुल गलत कथन है। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। ये भी कथन गलत है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। ये भी कथन गलत है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है, यानी डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बचपन जो है वो वृद्धि एवं परिवर्तन के लिए सबसे अनूठी अवधि मानी गई है। अगला प्रश्न है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। दूसरा है, पूर्ववर्ती परीक्षा के प्रधान प्रश्नों को चिह्नित करना तथा उन्हें छात्रों और उनके उत्तर देने की अनुमति देना। परीक्षा शब्द ही नकारात्मक समझा गया है। निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छे करें। परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना चाहिए। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। छात्रों को अभ्यास कराने से उनका जो पठन है वो तेज़ी से आगे बढ़ेगा। ये सबसे अधिक परामर्श कक्षा 5 के लिए बेस्ट है। अगला प्रश्न है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देशन में या अभ्यास पुस्तिकाओं में। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, स्वतंत्र अध्ययन में कठिनाई का अनुभव करेगा। अगला प्रश्न है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे? उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसके अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह उस जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। इसमें से जो सबसे सही कथन है वो है ऑप्शन तीसरा, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे उसके अनुसार ही प्रेरित करेंगे। हम बच्चे से कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। सीखने की प्रवृत्ति हमेशा सबके अंदर होती है और उसे गृह कार्य नहीं देंगे, ये भी कथन गलत है। और अभिभावक को ये बताना जरूरी नहीं है कि उनका बच्चा बुद्धिमान है। तो सी इस प्रश्न का सबसे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है, यानी अध्ययन में ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगे?
उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। बच्चों को कभी भी हमें किसी कार्य के लिए बाध्य नहीं करना है। उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे। बच्चों को कभी भी अपनी कक्षा से बाहर नहीं निकालना है। उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक से सूचित करेंगे। एक चीज़ समझ लीजिए, कभी भी बच्चे की किसी भी शिकायत के लिए प्रधानाध्यापक से पास नहीं जाना है, ना ही किसी भी बच्चे की शिकायत प्रधानाध्यापक से करनी है। प्रधानाध्यापक से शिकायत करना ये नकारात्मक की श्रेणी में आता है। अब आपके पास मात्र एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। अगला प्रश्न है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है। इस प्रश्न को आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये प्रश्न दो तरीके से पूछा जाता है। ये प्रश्न है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से। जीन पियाजे से 100% आपको 1 से 2 प्रश्न हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो जीन पियाजे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है तब ये अवस्था मानी जाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी तीसरी अवस्था। इसकी जो आयु होती है वो होती है 7 से लेकर के 11 वर्ष, कहीं कहीं ये 12 वर्ष भी दे रखी होती है। तो आप इसमें कन्फ्यूजन मत होना, ये 7 से 11 वर्ष अधिकतर मानी जाती है। तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगर प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि तार्किक चिंतन शुरू करता है तो तीसरी अवस्था होती है, और तार्किक चिंतन करने लगता है तो ये अवस्था चौथी अवस्था मानी जाती है। चौथी अवस्था होती है औपचारिक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी आयु होती है 11 वर्ष से अधिक की। पहली अवस्था है संवेदी अवस्था, जो 0 से लेकर के 2 वर्ष की अवस्था होती है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से लेकर के 7 वर्ष की। तीसरी होती है 7 से 11 वर्ष की। अगला प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है। ये देख लीजिए, ये भी जीन पियाजे से पूछा गया है, 2011 में पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है, 4 अवस्थाएं जो हमने अभी पढ़ी थी, ये चारों अवस्थाएं दी थी जीन पियाजे के द्वारा। अगला प्रश्न है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। निषेधात्मक तो नकारात्मक ही होती है। अग्र सक्रिय होनी चाहिए, बिल्कुल सकारात्मक कथन है। संवेदनात्मक होनी चाहिए या उदासीन। इसमें जो सबसे सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, अग्र सक्रिय की भूमिका होनी चाहिए घर वालों की। अगला है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में या गृह में? ये भी संज्ञानात्मक से पूछा गया प्रश्न है। ये जीन पियाजे से पूछा गया तीसरा प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ये जो संज्ञानात्मक विकास है बच्चे का, वो विद्यालय एवं कक्षा में सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसको अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति को, शिक्षण द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य को, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को, कक्षा में पूर्ण निरस्ता को? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछना को एक अनुप्रेरित शिक्षण के रूप में विवेचित किया जाता है या माना जाता है। अगला प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, कहानी कहना चाहिए या प्रश्न पूछना चाहिए? इस प्रश्न में जो सबसे सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, बच्चों से प्रश्न पूछते रहना चाहिए। इससे बच्चों की रुचि अध्ययन में लगी रहती है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? वह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह संयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, ये संयोग एवं संतुलन का विकास करेगा, खेल विधि। अगला है, परिवार एक साधन है,
अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का या दूरस्थ शिक्षा का। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। परिवार जो साधन होता है वो होता है अनौपचारिक शिक्षा का। औपचारिक शिक्षा में स्कूल आता है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप में बर्ताव कर, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। जैसा टीचर बर्ताव करेगा आदर्श रूप में तो सामाजिक मूल्य विकसित करने में उसे अच्छे से सहायता मिलेगी। आदर्श रूप में बर्ताव करना चाहिए एक शिक्षक को। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। अनुशासन शब्द ही नकारात्मक है। कक्षा में समानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना या एक सुवक्ता होना। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। ये एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। अगला प्रश्न है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का अतिरिक्त कार्य देंगे। उसकी अतिरिक्त ऊर्जा को सक्रिय रूप से काम करने में लगाएंगे ताकि वो सही दिशा में आया जा सके। सी आयोग ने इस प्रश्न का सही जवाब माना था। अगला प्रश्न है, पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उसमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर या उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है उनके अभिभावकों पर, यानी उनके माता पिता, उनके घर में रहने वाले सदस्यों की चित्तवृत्ति पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। आप क्या करेंगे? उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे। ये तो नकारात्मक हो गया। प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित हो में बैठाने के लिए बोलेंगे। ये भी नकारात्मक हो गया। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। सी इस प्रश्न का सबसे सही जवाब है। हम किसी भी कार्य के लिए मना नहीं करेंगे तो उनको सिखाने की तकनीक सीखेंगे। ये सबसे सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए। धन संपदा होना ये शिक्षक के लिए ज़रूरी नहीं होता है। उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, इसकी भी आवश्यकता नहीं होती है। उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ये सबसे सही जवाब है। सी इस प्रश्न का सबसे सही जवाब होगा। समस्याओं को हल करने का ज्ञान होना चाहिए। अगला है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में या उपरोक्त सभी में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी में। अगर इसमें उपरोक्त सभी नहीं होता तो व्यक्तित्व निर्माण इसका सही जवाब होता। तो चलिए 2011 के सभी 30 प्रश्न हो चुके हैं। अब चलते हैं 2013 की तरफ, क्योंकि 2012 में पेपर नहीं हुआ था। तो चलिए इससे पहले कि हम 2013 की प्रैक्टिस करें, आप लोग हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि हम फालतू की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, जिन लोगों को भी फालतू का टाइम वेस्ट करना है वो कहीं भी जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं 2013 के पेपर पर। 2013 का पहला प्रश्न है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन निम्नांकित में से किसका है? जीन पियाजे का है, वुडवर्थ का है, वैलेंटाइन का है या रॉस का है? इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, वुडवर्थ का कथन है
कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन वुडवर्थ ने दिया था। अगला प्रश्न है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है? छात्रों की प्रगति का आकलन करना, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन करना, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन या ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ होता है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना। अगला प्रश्न है, पूर्वग्राही एवं किशोर और किशोरियों अपनी किसके प्रति कठोर होंगे? जो पूर्वग्राही किशोर या किशोरियाँ होती हैं वो अपने किसके प्रति कठोर होते हैं? समस्या के प्रति, संप्रत्यय के प्रति, जीवन शैली के प्रति या वास्तविकता के? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। जो पूर्वग्राही किशोर एवं किशोरियाँ होते हैं वो अपनी समस्या के प्रति कठोर होते हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास के 4 संवेदी चरण पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान किसने की है? ये देख लीजिए, जीन पियाजे से पूछा गया पहला प्रश्न है 2013 में, और 2011 में 3 प्रश्न पूछे गए थे। अगला है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? नियमित जीवन एवं संवेगात्मक परिपक्वता ये अच्छे स्वास्थ्य की निशानी होती है। आत्मविश्वास और सहनशीलता भी अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। बहुत विनीत एवं स्वयं में सीमित नहीं होना चाहिए, ये अच्छे स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। वास्तविकता की स्वीकृति एवं स्वमूल्यांकन की योग्यता ये भी अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। यानी सी इस प्रश्न का सबसे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? आनुवांशिकता से प्रभावित नहीं होती है, वातावरण से प्रभावित नहीं होती है, शिक्षण और प्रशिक्षण से प्रभावित नहीं होती है, राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। जो अधिगम है वो राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल विकास या बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, पावलोव ने या गुथरी ने? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। गुथरी ने पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है, बल्कि थॉर्नडाइक, स्किनर और पावलोव ने पुरस्कार को महत्व दिया है। इन तीनों ने अपने जो सिद्धांत हैं उसमें पुरस्कार को महत्व दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का बस्ता या पुरस्कार? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। स्कूल के बस्ते से अधिगम में सहायता नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोर अवस्था तक या किशोर अवस्था में? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। 3 से 6 वर्ष का जो बच्चा होता है वो अपनी वस्तुएं किसी को नहीं देता है, उसके अंदर स्वकेंद्रित की अवस्था सबसे तीव्र होती है। अगला प्रश्न है, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किशोर अवस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या शैशवावस्था से? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, उत्तर बाल्यावस्था से। अगला प्रश्न है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किशोर अवस्था से, प्रौढ़ अवस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से या उत्तर बाल्यावस्था से? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, ये संबंधित है किशोर अवस्था से। अगला प्रश्न है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित होता है अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से या तत्परता से? इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, तत्परता से संबंधित होता है सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम। बच्चा सीखने के लिए जब तक तत्पर नहीं होगा आप उसे कुछ भी नहीं सिखा सकते हैं। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? अनुकरण होता है, प्रशंसा एवं निंदा होता है, प्रतियोगिता होता है या ये सभी होते हैं?
इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। ये तीनों ही कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक की व्यक्तित्व का आदर करने से ये सकारात्मक अभिप्रेरणा होती है। पुरस्कार एवं दंड को ये नकारात्मक अभिप्रेरणा होती है। भर्त्सना एवं प्रशंसा ये नकारात्मक, प्रशंसा सकारात्मक होती है, भर्त्सना नकारात्मक होती है। उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का आयोग ने सबसे सही जवाब ऑप्शन डी माना था कि उपरोक्त सभी प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? तो आदर को सकारात्मक रूप में उपयोगी माना जाता है, दंड को नकारात्मक रूप में उपयोगी माना जाता है, और भर्त्सना को नकारात्मक में और प्रशंसा को सकारात्मक में, यानी दोनों रूपों में ही उपयोगी माना जाता है प्रेरणा को। अगला प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, इसका प्रयोग करते हैं। उनमें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, ये भी प्रेरित करने के लिए सबसे अनुप्रयोग है। उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, किसी चीज़ को अत्यधिक प्रशंसा करना, ये नकारात्मक श्रेणी होती है। गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना, यानी सी इस प्रश्न का सबसे सही जवाब है। उनकी अत्यधिक प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, वृद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया गया है? तो वृद्धि एवं जो सृजनात्मकता है उनमें धनात्मक संबंध पाया गया है। अगला है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या होता है? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकालना। ये तो हमने आपको पहले भी बताया है कि छात्रों को बाहर नहीं निकालना है। शिक्षक को रोचक एवं व्यावहारिक बनाना, ये सबसे सही तरीका है कि अगर शिक्षण को ही रोचक बना दिया जाए तो अनुशासन अपने आप हो जाता है। 20 प्रश्न का सबसे सही जवाब होगा। अगला है, शैशव अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप आधारित होते हैं, मूल प्रवृत्त्यात्मक, संज्ञानात्मक, संरक्षित या संवेगात्मक? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। शैशव अवस्था में मूल प्रवृत्त्यात्मक क्रियाकलाप होते हैं बच्चे के। अगला है, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है यानी समावेशी शिक्षा, उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षण करना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण में व्याख्यान विधि द्वारा। व्याख्यान विधि नकारात्मक विधि मानी जाती है। क्रियात्मकता के साथ शिक्षण या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। जो समावेशी शिक्षा स्कूल देते हैं उसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करना और उन्हें शिक्षण देना, ये प्रशिक्षण लेना चाहिए शिक्षकों को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? औसत बुद्धि वाले बच्चों को, ग्रामीण बच्चों को, अध्ययनशील बच्चों को या कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चों को? यानी जो बच्चे निम्न स्तर की बुद्धि के होते हैं यानी कुशाग्र बुद्धि के, उनमें समायोजन की समस्या होती है। अगला प्रश्न है, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए या उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला है, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे विद्यार्थियों के साथ कड़ाई से पेश आना है, कभी भी किसी विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश नहीं आना है। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे ना जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना है, ये भी नकारात्मक चीज़ होती है। उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, ये सही सकारात्मक है। विद्यार्थी को पढ़ाने के प्रति प्रेरित करना होगा। इसमें से जो उसकी प्रवृत्ति बदलने का जो सबसे सही तरीका है वो है ऑप्शन सी, उसके समूह के जो सभी सदस्य हैं उनकी प्रवृत्ति बदलनी होगी। अगला प्रश्न है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है
जो उद्दीपन टीका किसके साथ है? परिवर्तन के साथ है, प्रतिक्रिया के साथ है, प्रयास के साथ है या परिणाम के साथ है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, प्रतिक्रिया के साथ है। अगला है, पियाजे के अनुसार मुख्यतः किसके क्षेत्र में योगदान किए जाते हैं? यानी जीन पियाजे ने किस में दिया था? तो ये दिया था संज्ञानात्मक विकास में। जीन पियाजे से पूछा गया दूसरा प्रश्न है। अगला है, जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन है आंशिक रूप से सत्य है, कदाचित सत्य है या असत्य है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, ये कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का, अनुशासन और नियमित उपस्थिति का, गृह कार्य की जांच में लगन का, विषय वस्तु की कठिनाई स्तर का? इसमें जो सबसे सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का ध्यान रखना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों या बच्चे को आंतरिक अभिप्रेरणा दे रहा है? फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। बाहर से चॉकलेट देना ये बाह्य अभिप्रेरणा हो गया। अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तक देता है। बाहर की चीज़ों के लिए बाहरी अभिप्रेरणा। अपने पुत्र के जन्मदिन पर गृजेश दावत देते हैं, ये भी बाह्य अभिप्रेरणा हो गया। विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। डी इस प्रश्न का सही जवाब है, ये है आंतरिक अभिप्रेरणा, क्योंकि उसके बच्चे ने सर्वोच्च अंक अपने मन से पाए हैं, ना कि किसी चीज़ को देखकर। अगला प्रश्न है, बच्चे के सामाजिक विकास में का विशेष महत्व होता है? खेल का, दिनचर्या का, बाल साहित्य का या संचार माध्यम का? इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, सामाजिक विकास में खेल का सबसे विशेष महत्व होता है। अगला है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व के, बुद्धि के, सृजनात्मकता के या अभिप्रेरणा के? इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, भाटिया परीक्षण संबंधित है बुद्धि के साथ। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? भाषा विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, नैतिक विकास से या सामाजिक विकास से? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, नैतिक विकास से संबंधित है। संज्ञानात्मक विकास से किसका संबंध है? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करना। तो चलिए चलते हैं 2014 के पेपर पर। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 2014 का पहला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक एवं कृत्रिम रूप से, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण होता है, जन्मजात एवं अर्जित होता है, अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, अभिप्रेरणा जन्मजात भी होती है और उसे अर्जित भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य या ये सभी? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का जो स्थानांतरण है वो सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है और बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, यानी तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणात्मक, मनोविश्लेषणवाद, संबंधवाद, व्यवहारवाद या गेस्टाल्टवाद? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। जब भी आपको वाद से प्रश्न पूछा जाए और ऑप्शन में गेस्टाल्टवाद हो तो 99% गेस्टाल्टवाद सही होता है। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? विलियम जेम्स ने, स्किनर ने, हेविंगहॉस ने या बार्टलेट ने? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, हेविंगहॉस ने मनोवैज्ञानिक के सीखने की सामग्री में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है।
अगला प्रश्न है, सीखने के नियम दिए हैं पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या कोहलर ने। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। सीखने के नियम दिए थे थॉर्नडाइक ने, प्राथमिक और गौण नियम। अगला प्रश्न है, सीखना है व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन या ये सभी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। अगला है, शारीरिक वृद्धि एवं विकास को कहते हैं तत्परता, अभिवृत्ति, गतिशीलता या आनुवांशिकता। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। अगला है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन दिया गया था डीवी के द्वारा, क्रूज के द्वारा, गिलफर्ड के द्वारा या रॉस के द्वारा। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, रॉस ने दिया था। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम होता है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। इस प्रश्न में जो सबसे सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, जो प्रत्येक बच्चे हैं वो विशिष्ट बच्चे होते हैं। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु होता है, तो केंद्र बिंदु बाल मनोविज्ञान का होता है बालक। अगला प्रश्न है, एक अच्छी स्मृति की विशेषता होती है पुनः शीघ्र पुनः स्मरण, अच्छी धारणा, शीघ्र पहचान या सभी। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, ये सभी एक अच्छी स्मृति की विशेषता होती हैं। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है क्रोध एवं भय, स्नेह एवं प्रेम, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, उपरोक्त में से कोई नहीं। संवेगात्मक शब्द का जो सबसे सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, भावों एवं उत्तेजनाओं में उथल पुथल, ये संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, कौशल सीखने की पहली अवस्था होती है यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय या अनुकरण। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुकरण। अगला प्रश्न है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? थॉर्नडाइक ने, गिलफोर्ड ने, स्पीयरमैन ने, बिने और साइमन ने। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, बिने और साइमन ने मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया था। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था के लिए उत्तम विधि होती है मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या ये सभी। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, ये सभी विधियां शैशवावस्था के लिए उत्तम विधि मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, बिल्कुल सही है। वातावरण में अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है, ये भी सही है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी पर, यानी डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, बिल्कुल सही है। वातावरण का बालक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, बिल्कुल सही। व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, बिल्कुल सही, यानी डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित का सिद्धांत किसने दिया था? यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लेमार्क का है, डार्विन का है, हैरिक्सन का है या मैकडूगल का। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, हैरिक्सन का है। अगला प्रश्न है, बिने और साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। एक ही प्रश्न दो बार पूछा गया है, देख लीजिए। सामान्य बुद्धि का। अगला है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? शारीरिक स्वास्थ्य भी करता है, मानसिक स्वास्थ्य भी करता है, थकान भी करती है, यानी डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार को योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन किसका है? यानी सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है, ये कथन है हरलॉक का। अगला है, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होता है कौशलार्जन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिमार्जन
या व्यक्तिक समायोजन। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। व्यवहार में परिमार्जन ये सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, वाणी दोष नहीं है। ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना और तुतलाना, या तीव्र या अस्पष्ट वाणी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। तीव्र या तेज गति से बोलना ये वाणी दोष नहीं है। अगला है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, या उपरोक्त सभी। इसमें से जो सबसे सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। अगला है, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। आध्यात्मिक मूल्य, किन किन प्रकार ने धनार्जन का मूल्य, यानी किसी भी तरह से हो केवल धन को इकट्ठा करना, ये मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। यानी किसी भी तरीके से मूल्य को इकट्ठा करना या मूल्य कमाना या पैसा कमाना, किसी भी तरीके से ये मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। अगला है, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप कैसा होता है? सामाजिक और आर्थिक होता है, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक होता है, सामाजिक और राजनीतिक होता है, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक होता है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक होता है। अगला है, आत्म केंद्रित व्यक्तित्व होता है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या सामाजिक निर्भर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। आत्म केंद्रित जो व्यक्ति होता है वो अंतर्मुखी होता है। अगला है, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, कलात्मक व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व या धार्मिक व्यक्तित्व। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। अगला है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे। हमने शिकायत को आपको पहले ही बताया है, ना तो प्रधानाध्यापक से शिकायत करनी है ना उसके अभिभावकों से। मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, ये भी गलत है। स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, ये सबसे सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुबंधन का सिद्धांत भाषा विकास का सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत भी है, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत ये भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। परिपक्वता का सिद्धांत भाषा विकास का सिद्धांत है, यानी सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो चलिए अब 2014 के प्रश्नों के बाद बारी है 2015 के प्रश्नों की। अब हम आपसे बार बार लाइक और सब्सक्राइब करने की बोलने वाले नहीं हैं, अब आपकी मर्जी है। अगर आपको बिना टाइम वेस्ट के अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो आप खुद से ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। पहला प्रश्न है, एक चीज़ समझ लीजिए, 2015 में पेपर नहीं हुआ था। 2015 में नोटिफिकेशन आया था लेकिन एग्ज़ाम हुआ था 2016 के अंदर। 2016 में 2 बार एग्ज़ाम हुआ था। पहला एग्ज़ाम 2015 वाला फरवरी में हो गया था और 2016 का एग्ज़ाम दिसंबर में हुआ था। तो ये 2015 वाला पेपर है। पहला प्रश्न है, वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ साथ परम शून्य भी शामिल होता है कहलाती है? नामित मापनी कहलाती है, अंतराल मापनी कहलाती है, क्रम सूचक मापनी कहलाती है या अनुपात मापनी कहलाती है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, अनुपात मापनी कहलाती है। अगला है, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण में होता है इदम में, अहम में, परम अहम में या परिस्थितियों में? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, परा अहम में होता है। अगला है, व्यवहारवादी ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील या चोर जो चाहे वह बना सकता हूँ। तो ये व्यवहारवादी थे वॉटसन। वॉटसन ने कहा था कि अगर आप मुझे नवजात शिशु दे दीजिए, मैं उसे जो चाहे वह बना सकता हूँ। डॉक्टर, वकील, चोर, आप जो कुछ भी चाहें मैं उसे वही बना सकता हूँ, ये कहा था वॉटसन ने। अगला प्रश्न है, ध्यान आकर्षित होने की प्रमुख भूमिका किस पर निर्भर होती है?
उद्दीपन की तीव्रता पर, उद्दीपन की उपादेयता पर, उद्दीपन की विश्वसनीयता पर या उद्दीपन की सक्रियता पर। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, उद्दीपन की तीव्रता पर ध्यान आकर्षित होने की प्रमुख भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? शिक्षण है, सहानुभूति है, समदृष्टि है या प्रेरणा है? इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की एक कला होती है। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। विस्मरण का अर्थ किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी कार्य को करने की असफलता है। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रायड के अनुसार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, विस्मृति वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद एवं अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। अगला है, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? वाटसन के द्वारा, कोफ्का के द्वारा, कोहलर के द्वारा या गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा SOR का प्रतिपादन किया गया। अगला है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है अवधि, नवीनता, रुचि या आकार? इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, ध्यान को केंद्रित करने की जो आंतरिक दशा है उसे हम रुचि कहते हैं। अगला है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। सीखने की विधियाँ कहलाता है, सीखने में स्थानांतरण कहलाता है, सीखने में पठार कहलाता है या सीखने में रुचि कहलाता है। यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना ये कहलाता है स्थानांतरण। अगला है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? स्मृति, सीखना, प्रेरणा या चिंतन? इसका सही जवाब अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है सीखना या अधिगम। अगला है, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आकृतियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है स्तंभाकृति, आवृत्ति, बहुभुज, संचयी आवृत्ति या रेखा चित्र? ये कहलाती है स्तंभ आकृति। अगला है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, किशोरावस्था में बालक की बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। अगला है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या ध्यान पर? इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। ये दूसरी बार पूछा गया प्रश्न है, तब ऑप्शन में दिया था मूल प्रवृत्त्यात्मक। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने किस पर प्रयोग किया? तो कोहलर ने जो अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत दिया था वो प्रयोग किया था वनमानुष पर, यानी 20 प्रश्न का सही जवाब है। अगला है, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे। किसमें? सृजनशीलता में, विश्लेषण में, अध्ययन में या अच्छे अंक प्राप्त करने में? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सृजनशीलता में। अगला है, अधिगम में इनमें से किसने प्रभाव का नियम दिया था? पावलोव ने, स्किनर ने, वाटसन ने या थॉर्नडाइक ने? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, थॉर्नडाइक ने सीखने में प्रभाव के नियम दिए थे। अगला है, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापने के लिए नहीं किया जाता है? प्रत्यावाहन विधि का, तार्किक विधि का, पहचान विधि का या पुनः सीखना विधि का? इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, तार्किक विधि का प्रयोग स्मृति मापने के लिए नहीं किया जाता है। अगला है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसे हम TAT परीक्षण भी बोलते हैं का विकास किसके द्वारा किया गया था? साइमंड के द्वारा, होल्ट्जमैन के द्वारा, मरे के द्वारा, ये मुरे होगा, मुरे के द्वारा या बेलक के द्वारा? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी,
मुरे के द्वारा टीएटी परीक्षण का विकास किया गया था। अगला है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण या सबसे बड़ा योगदान है। विषय केंद्रित शिक्षा में, शिक्षक केंद्रित शिक्षा में, क्रिया केंद्रित शिक्षा में। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या व्यक्तित्व का सिद्धांत। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, वर्गीकरण का सिद्धांत। ये वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। अगला है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना का सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव के नियम पर, सादृश्यता के नियम पर, तत्परता के नियम पर या सहचर्य के नियम पर? इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, ये है तत्परता के नियम पर आधारित। यहाँ देख लीजिए, ये सब के सब नियम हैं आपके थॉर्नडाइक के। अगला है, संप्रत्य निर्माण का प्रथम सोपान क्या होता है? सामाजीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण या पृथक्करण? ये प्रश्न दोबारा पूछा गया है, तब उसमें ऑप्शन था अनुकरण और यहाँ ऑप्शन दे रखा है प्रत्यक्षीकरण। दोनों एक ही बात हैं। अगला है, प्रक्षेपणात्मक अधिगम संप्रत्य किसके द्वारा दिया गया है? टॉलमैन के द्वारा, बंडूरा के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा या कोहलर के द्वारा? प्रक्षेपणात्मक अधिगम का संप्रत्य दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने, यानी 20 प्रश्न का सही जवाब है। अगला है, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण और नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? निगमनात्मक विधि के, आगमन विधि के, अंतर्दृष्टि विधि के या बहिर्दर्शन विधि के? तो यहाँ आपको आगमन विधि, सबसे पहले उदाहरण देना, ये आगमन विधि में आता है। इसको याद रखना थोड़ा आसान है। जब हम आ बनाते हैं तो सबसे पहले ऊ बनाते हैं, ऊ से उदाहरण हो जाता है, फिर उसके बाद आ बनता है, तो ये हो जाता है आगमन विधि। वहीं निगमन विधि में सबसे पहले नियम बताए जाते हैं, तो ना से नियम और ना से निगमन विधि, दोनों विधियों को याद रखना आसान है। अगला है, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं? रुचि, लक्ष्य या अभिवृत्ति, उद्दीपन, वस्तु, प्रवृत्ति, प्रकाश, ध्वनि और गंध, पुरस्कार, दंड और प्रोत्साहन? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। अवधान के जो आंतरिक निर्धारक हैं वो होते हैं रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र होता है? केवल शब्द आ गया, ये नकारात्मक हो गया, यहाँ भी केवल है, ये भी नकारात्मक है, यहाँ भी केवल है, ये नकारात्मक है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, यानी गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन ये बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र होता है। अगला है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े को अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है? डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या विल्सन सिंड्रोम? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, इसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिक बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था में, पारंपरिक अवस्था में, पश्चात पारंपरिक अवस्था में या उपरोक्त में से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, पूर्व पारंपरिक अवस्था में जो नैतिकता है वह बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो इसमें जो सबसे सही क्रम है, सबसे पहले अंडाणु होता है, उसके बाद शुक्राणु बनता है, उसके बाद युग्मनज बनता है, उसके बाद ब्लास्ट होता है। अगला प्रश्न है, अंतःदृष्टि, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? क्रेचनर के द्वारा, युंग के द्वारा, सेल्डन के द्वारा या स्प्रेंजर के द्वारा? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, युंग के द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया था। तो 2015 के बाद अब चलते हैं 2016 के पेपर पर। 2016 के बाद के जो प्रश्न हैं वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि 2016 के बाद जो प्रश्न पूछे गए हैं
वो बार बार रिपीट हुए हैं। 2016 से पेपर के जो 2016 से पहले के पेपर हैं उनसे प्रश्न कम पूछे गए हैं, लेकिन 2016 के बाद जो पेपर हुए हैं उनसे प्रश्न कई बार लगातार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए 2016 के बाद के जो पेपर हैं उनको हम अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। पहला प्रश्न है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो जीन पियाजे हम आप पहले ही पढ़ चुके हैं, संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। अगला है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे कहते हैं ऊर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण या इनमें से कोई नहीं। यानी एक शरीर से दूसरे भाग में, तो एक से दूसरे भाग में क्या हो गया? द्विपार्श्विक अंतरण। अगला है, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? वो सबसे अधिक बार आता है उसे हम बहुलांक कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस तरह से संख्याएं दे रखी होती हैं, उसमें से बहुलांक पूछा जाता है। तो इसका जो बहुलांक होगा 5, 5 सबसे अधिक बार आया है तो ये 5 होगा। तो जो सबसे अधिक बार आता है उसे हम बहुलांक कहते हैं। अगला है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत या अनुबंधन का सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? पावलाव ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने या कोहलर ने? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, बीएफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि बीएफ जब भी अपनी जीएफ से मिलता है तो कोई न कोई क्रिया जरूर होती है। तो क्रिया होती है क्रिया प्रसूत, याद रख लीजिए। बीएफ अपनी जीएफ से मिलता है तो बीएफ से याद रख लीजिए बीएफ स्किनर। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से, व्यवहारात्मक सिद्धांत से, विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत से, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत से? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं अल्बर्ट बंडूरा। अगला प्रश्न है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया है। ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, बिने और साइमन ने। अगला है, सीखने के संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलाव ने प्रयोग किया था। तो पावलाव ने जो अपना प्रयोग किया था वो किया था कुत्ते पर। 20 प्रश्न का सही जवाब है। अगला है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो सूझ के द्वारा सीखने का प्रतिपादन किया था थॉर्नडाइक, पावलाव, कोहलर या वुडवर्थ ने। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन कोहलर। ऑप्शन बी और सी ऊपर नीचे हो गए हैं तो आप बी या सी मान लीजिए, एक ही बात है। सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत दिया था कोहलर ने। कोहलर ने अपना प्रयोग किया था चिंपैंजी पर जिसका नाम था सुल्तान। अगला है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया प्रेरणा होती है, संवेदना होती है, सीखना होती है या प्रत्यक्षीकरण होती है। किसी भी कार्य को आरंभ और जारी रखने की जो प्रक्रिया है नियमित रूप से वो होती है प्रेरणा। अगला है, विस्मृति कम करने का उपाय क्या होता है? सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पठन की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। इस प्रश्न का जो सही जवाब आयोग ने माना था वो माना था पठन की पुनरावृत्ति, यानी विस्मृति कम करने का उपाय है। यानी कोई चीज़ अगर आप बार बार भूलते हैं तो उसका एक ही उपाय है कि उसको आप बार बार दोहराते रहें। अगला है, क्रोध एवं भय प्रकार है अभिप्रेरणा का, संवेग का, परिकल्पना का या मूल प्रवृत्ति का? तो क्रोध और भय प्रकार होता है संवेग का। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या कहलाती है? तो बाह्य व्यवहार की नकल कहलाती है अनुकरण। अनुकरण यानी किसी दूसरे को देखकर व्यवहार करना। अगला है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं नकारात्मक प्रशिक्षण, सकारात्मक प्रशिक्षण, प्रशिक्षण स्थानांतरण या सीखना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। जब पुरानी चीज़ें नई चीज़ सीखने में सहायता करती हैं तो सकारात्मक होता है और नई चीज़ सीखने में बाधा बनती हैं तो नकारात्मक होता है।
ना बाधा बनती हैं ना सहायता करती हैं, दोनों में से कुछ नहीं होता है तो शून्य होता है, यानी शून्य प्रशिक्षण अंतरण होता है। ये 3 ही स्थानांतरण होते हैं। अगला प्रश्न है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की जो असफलता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम विस्मृति कहते हैं। अगला है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। तो 90 से जो 100 बुद्धि लब्धि होती है वो होती है एक सामान्य बच्चे की बुद्धि लब्धि। अगला है, स्टेनली हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की प्रकृति की, अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका की, मूल्यों के विकास की या किशोरों के मनोविज्ञान की? इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, किशोरों का मनोविज्ञान की व्याख्या करता है स्टेनली हॉल का सिद्धांत। अगला है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया? तो मनोलैंगिक विकास को जो महत्व दिया था वो दिया था सिगमंड फ्रायड ने। डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? तो प्रथम जो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला है उसे विलियम वुंट ने स्थापित किया था। ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? फ्रांज वेस्टानो ने, मैक्स बर्धीमर ने, एडगर रूबिन ने, कर्ट लेविन ने? इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान की जो आधारशिला है मैक्स बर्धीमर ने रखी थी। अगला है, संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम, स्मृति, अभिप्रेरणा या सृजनात्मकता? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, सृजनात्मकता से। अगला है, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? व्यवहारविदों का, संरचनाविदों का, मनोविश्लेषणविदों का या गेस्टाल्टविदों का? हमने आपको पहले भी बताया था, अगर ऑप्शन में गेस्टाल्टवाद दे रखा है और प्रश्न पूछा गया है तो 99% गेस्टाल्टवाद सही होता है। अब तक 3 बार ऑप्शन में गेस्टाल्टवाद आया है और तीनों बार ऑप्शन में गेस्टाल्टवाद सही निकला है। अगला है, बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है। तो बुद्धि के मापन में भाटिया बैटरी परीक्षण का प्रयोग बुद्धि मापन में किया जाता है। अगला है, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? हल ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या वाटसन ने? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्किनर ने। अगला है, व्यावहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अधिगम, यानी जो व्यवहार में क्षमताओं से परिवर्तन होता है उसे अधिगम कहते हैं। अगला है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो संज्ञान जो बुद्धि का हिस्सा होता है वो होता है गिलफोर्ड के सिद्धांत का हिस्सा। संज्ञान गिलफोर्ड के सिद्धांत के बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। अगला है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणा में होता है 100। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? जो भी इंसान की वास्तविक चीज़ें हैं वो सबसे छुपा कर रखता है, यानी अपने अंदर रखता है। तो नीचे आती है वास्तविक आयु, ऊपर आती है मानसिक आयु। तो उसकी मानसिक आयु है 10 वर्ष और उसकी वास्तविक आयु है 8 वर्ष, गुणा में होता है 100। जब हम इसको हल करते हैं यानी 1000 में 8 का भाग देंगे तो 125 आता है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? ये मानने वाले थे जेम्स लैंग सिद्धांत। अगला है, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है? ये कहलाता है द्वंद्व, कुंठा, चिंता या तनाव। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, कुंठा कहलाता है। तो चलिए 2016 के बाद चलते हैं 2017 के पेपर पर। 2017 का पहला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? तो प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा, विद्यालय का संयोग, ज्ञान की सीमा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, विद्यालय का संयोग। ये अधिगम के पठार का कारण नहीं होता है। अगला है अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यानी अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है। ये कथन किसका है? हमने आपको पहले भी बताया है, जब भी ऑप्शन में गेस्टाल्टवाद आएगा तो उसके सही होने के चांस 99% होते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब भी ऑप्शन ए है। अगला है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापता है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। बुद्धि को मापन करता है बिने परीक्षण। अगला है अंतर्मुखी व्यक्तित्व बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण। ये भी प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है। युंग ने दिया था, 3 तरह का इन्होंने किया था, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अगला है बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, शारीरिक तत्व या वंशानुगत तत्व। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। समाज में जितने भी परिवेशजन्य तत्व हैं वो बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम या कल्पना और संवेगात्मक विकास का से संबंधित नियम। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, द्रुतगामी विकास का नियम। द्रुतगामी विकास का नियम का मतलब होता है तीव्रता से विकास। ये शैशवावस्था में होता है, 2 वर्ष की अवधि तक। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ये विकास का सिद्धांत नहीं है बल्कि अधिगम का सिद्धांत है। अगला है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया है? तो ये कथन दिया था हरलॉक ने। अगला है मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किसने किया था? तो ड्रेवर ने, थॉर्नडाइक ने, मैकडूगल ने या वुडवर्थ ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया था। अगला है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? डैम्बिल का है, मन का है, रॉस का है या मैकडूगल का? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यह कथन है डैम्बिल का। ये इसका सही जवाब होगा। अगला है निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, ये सीखने का मुख्य नियम है। अभ्यास का नियम, ये भी सीखने का मुख्य नियम है। और प्रभाव का नियम, ये भी सीखने का मुख्य नियम है। वहीं अनुक्रिया का नियम, ये सीखने के गौण नियम में शामिल है। थॉर्नडाइक ने सीखने के 2 नियम दिए थे, मुख्य नियम थे और गौण नियम थे। मुख्य नियम में तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम था। वहीं गौण नियम में बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और सादृश्य अनुक्रिया का नियम। 4 गौण नियम थे और 3 मुख्य नियम थे। अगला प्रश्न है 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी एल्फा परीक्षण या चित्रांक परीक्षण। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। इसे प्रतिपादित किया था डॉक्टर एस जलोटा ने। अगला है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? थॉर्नडाइक ने, बर्नर ने, स्पीयरमैन ने या स्टर्न ने? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत दिया था। अगला है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक का है, ये बिल्कुल सही है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बी.एफ. स्किनर का है, ये बिल्कुल सही है।
सीखने का क्लासिक सिद्धांत पावलोव का है, ये भी बिल्कुल सही है। सीखने का समग्र सिद्धांत ये हल्का नहीं है। सीखने का जो सिद्धांत है वो गेस्टाल्टवादियों का है। सीखने का समग्र सिद्धांत हल्का नहीं बल्कि गेस्टाल्टवादियों का है। अगला है, इनमें से किसका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो एंड क्रो का, रॉस का, गाल्टन का या वुडवर्थ का? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। सुजन शास्त्र के जो पिता हैं वो हैं गाल्टन। अगला है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? क्रेसमर ने, कैनन ने, युंग ने या स्पेंजर ने? तो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? युंग ने किया था। और वहीं ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण ये किया था कैनन ने। 20 प्रश्न का सही जवाब है। अगर ग्रंथियों के आधार पर नहीं पूछता है तो व्यक्तित्व का वर्गीकरण युंग ने किया था। अगला है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों की अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। ये कथन है क्रो एंड क्रो का। क्रो एंड क्रो ने कहा था कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया होती है। अगला है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित होती है? तो विद्रोह की जो भावना होती है वो किशोर अवस्था से संबंधित होती है, यानी पूर्व किशोर अवस्था से। 20 प्रश्न का सही जवाब है। अगला है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है। जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो वहाँ बनता है सीखने का पठार। पठार कई प्रकार के होते हैं। अगला है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ऊपर आती है मेंटल एज, नीचे आती है करंट एज, यानी वास्तविक चीज़ें मनुष्य अंदर छुपा कर रखता है। तो अब आप देख लीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। एक में ही 100 है, बाकी के ये तो पहले से ही कट जाएंगे क्योंकि 100 तो बहुत आसान हो जाता है। तो सी इस प्रश्न का सही जवाब है। ऊपर आएगी मानसिक आयु, नीचे आएगी वास्तविक आयु और गुणा में 100। अगला है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है थॉर्नडाइक का। सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला, सामान्य संयुक्त कोशिकाओं में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। तो ये होते हैं 23 जोड़े, जो गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। अगला है, कोहलर ने निम्न में से किससे संबंधित हैं? कोहलर अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से, व्यक्तित्व के सिद्धांत से या अधिगम के सिद्धांत से? तो कोहलर संबंधित हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं कोहलर। अगला है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है। हमने आपको पहले भी बताया है कि बीएफ जब भी अपनी जीएफ से मिलता है तो कोई न कोई क्रिया जरूर होती है। तो क्रिया से क्रिया प्रसूत और बीएफ से बीएफ स्किनर। अगला है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक थे कैटल। ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ के सुधार हेतु, अनुप्रयोग के सुधार हेतु, सृजनात्मकता के सुधार हेतु या समस्या समाधान के? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी सृजनात्मकता के सुधार हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। अगला है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से या सामान्य बुद्धि से? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गोलमेल का संबंध है आध्यात्मिक बुद्धि से। अगला है, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत या सामान्यीकरण का सिद्धांत? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। ये इन तीनों से भिन्न है क्योंकि अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये सभी अधिगम के स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। वहीं ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत है।
ये अधिगम के स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। ये अधिगम का सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन क्लार्क एल हल ने किया था। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या विश्लेषण। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, ज्ञान संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर होता है। अगला है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है। यह उदाहरण होगा क्षैतिज अधिगम का, ऊर्ध्व अधिगम का, द्विपार्श्विक अधिगम का या कोई भी नहीं। तो ये उदाहरण होता है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। अगला है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसका है और बिल्ली पर प्रयोग किसने किया, वहीं कुत्ते पर ये किसने प्रयोग किया था। ये लोग आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए चलते हैं 2018 के पेपर पर। 2018 का पहला प्रश्न है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ होता है, या स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार्य है, या पारिस्थितिकी के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, संज्ञानात्मक संकार्य है। ये कोहलर सिद्ध करना चाहता था। कोहलर ने दिया था अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत। अगला है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए, अक्षर व शब्दों के मध्य सहचर्य से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, अक्षर एवं शब्दों के मध्य सहचर्य से शुरू किया जाना चाहिए। अगला है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। तो समावेशी शिक्षा में केवल नकारात्मक हो गया, यहाँ भी केवल है, ये भी नकारात्मक है। सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र सम्मिलित होते हैं। 2011 में पूछा गया प्रश्न है। अगला है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। तो पठन विकार से संबंधित हमने आपको पहले ही 2011 में बताया है कि लक्ष्य से याद रखना है, डिसलेक्सिया। अब बात करते हैं गणित संबंधी विकार की। तो गणित संबंधी विकार का होता है गणना दोष, और गणना दोष को जो संबंधित है वो है डिसकैलकुलिया। तो कैलकुलेटर काम करता है गणित संबंधी गणना करने का। तो कैलकुलेटर से आप याद रख लीजिए कैलकुलिया। तो डिसकैलकुलिया का संबंध है गणना संबंधी दोष से, वो भी गणित संबंधी दोष से। अगला है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, अलगाव या संवेदनशीलता। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, संवेदनशीलता समावेशी सफलता के लिए आवश्यक है। अगला है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। तो संवेग का तत्व नहीं है, व्यवहारात्मक होता है, संज्ञानात्मक होता है, दैहिक होता है, संवेदी। ये संवेग का तत्व नहीं होता है। अगला है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। तो संज्ञानात्मक का जो सबसे सही क्रम होता है, सबसे पहले ज्ञान आता है, उसके बाद अबोध आता है, अनुप्रयोग आता है, विश्लेषण आता है, संश्लेषण आता है, और सबसे आखिरी में मूल्यांकन आता है। अगला है, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। स्वेच्छाचारी ये अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं होती है। सहानुभूतिपूर्ण भी होता है, जनतांत्रिक भी होता है, वांछनीय सूचनाएं देने वाला भी होता है। तो ए इस प्रश्न का सही जवाब है। स्वेच्छाचारी ये अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं होती है। अगला है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। विक्टर ब्रूम के द्वारा, हर्ज़बर्ग के द्वारा, मास्लो के द्वारा, या स्किनर के द्वारा। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, विक्टर ब्रूम के द्वारा। अगला प्रश्न है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। व्यक्तिक परिवार से, सामाजिक अंतःक्रिया से, सूचना प्रक्रियाकरण से, या व्यवहार परिमार्जन से। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, सूचना प्रक्रियाकरण से संबंधित है। अगला है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य। रेखीय अभिक्रम है,
साखी अभिक्रम है, तैयारी और अर्जन है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। कौशल अंतरण एक गति है, ना कि एक उद्देश्य। अगला है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? सरल से कठिन की ओर। ये आपको अच्छे से याद रखना है, एक सूत्र आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। सरल से कठिन की ओर ये शिक्षण सूत्र है। अनिश्चित से निश्चित की ओर ये शिक्षण सूत्र नहीं है। निश्चित चीज़ों से अनिश्चित की ओर होता है, उल्टा दे रखा है। दृश्य से अदृश्य की ओर होता है, निगमन से आगमन की ओर होता है, ये भी उल्टा दे रखा है। इसके बी और डी दोनों सही जवाब होंगे। आगमन से निगमन की ओर होता है, ये भी उल्टा दे रखा है। अगला है, सूक्ष्म शिक्षण चरण का प्रथम पद होता है। प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना या प्रस्तावना। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, योजना बनाना। इसका जो टाइम होता है वो होता है 36 मिनट। अगला है, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना या अन्वेषण। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अन्वेषण अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। अगला है, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। ये बिल्कुल सही कथन है। स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों, बिल्कुल सही है। अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो, ये भी बिल्कुल सही है। ये तीनों ही कथन सही हैं, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ए बी सी तीनों कथन सही हैं। अगला है, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना के द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? दृष्टि संवेदना के द्वारा, स्पर्श संवेदना के द्वारा, ध्वनि संवेदना के द्वारा, प्रत्याक्षण संवेदना के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, ध्वनि संवेदना के द्वारा। जब आप किसी का नाम लेते हैं तो वो तुरंत लौटकर बोलता है हाँ, यानी ध्वनि संवेदना से अपनी प्रक्रिया देता है, अपनी प्रतिक्रिया देता है। अगला है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रासंक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? 4 से 8 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष या 5 से 8 वर्ष। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। प्रासंक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष की अवस्था, यानी दूसरी अवस्था। पहली होती है संवेदी अवस्था, जो होती है 0 से लेकर के 2 वर्ष के बीच की अवस्था। अगला है, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, काल्पनिक भयों का अंत। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। ये बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, बल्कि ये विशेषता है प्रौढ़ावस्था की। अगला है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित हैं? पावलोव, बिने, नोम चॉम्स्की या मैस्लो। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, नोम चॉम्स्की भाषा विकास से संबंधित हैं। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इनका नाम है नोम चॉम्स्की, और जो नाम है वो किसी न किसी भाषा में ज़रूर लिखा जाता है। व्यक्ति का नाम लिखने के लिए किसी न किसी भाषा की आवश्यकता होती है, तो नाम से याद रख लीजिए नोम चॉम्स्की, और भाषा से भाषा विकास से संबंधित हैं नोम चॉम्स्की। अगला है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? तो थॉर्नडाइक ने दिया था अधिगम में प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। 20 प्रश्न का सही जवाब है। अगला है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो गिरोह की जो अवस्था होती है वो होती है बाल्यावस्था, यानी 8 से लेकर के 10 वर्ष की सामान्यीकरण अवस्था। अगला है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है? आपको जीन पियाजे की चारों अवस्था अच्छे से पढ़नी है, 1 नंबर 100% पक्का हो जाएगा। तो तीसरी अवस्था है, पहली अवस्था होती है संवेदी गामक अवस्था, 0 से लेकर के 2 वर्ष की। दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से लेकर के 7 वर्ष की। तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक, 7 से लेकर के 11 की। और चौथी होती है औपचारिक या अमूर्त, 11 से ऊपर की अवस्था। यानी इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी,
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे की तीसरी अवस्था है। अगला है, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है। यानी अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारक, अधिगम की इच्छा बिल्कुल मनोवैज्ञानिक कारक है, प्रेरणा भी मनोवैज्ञानिक कारण है, रुचि भी मनोवैज्ञानिक कारण है, विषय वस्तु का स्वरूप ये मनोवैज्ञानिक कारण नहीं है। अगला है, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। सहायता परक व्यवहार ये बिल्कुल सामाजिक मूल्य है, मूल प्रवृत्ति नहीं है, प्राथमिक लक्ष्य नहीं है, आक्रामकता की आवश्यकता नहीं है, आक्रामकता की आवश्यकता नहीं है, ये गलत कथन है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सहायता परक व्यवहार ये सामाजिक मूल्य है। अगला है, पश्च अन्वेषण तथा साधन साध्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं। स्वतः शोध के, एल्गोरिदम के, मानसिक के या प्रकार्यात्मक के। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, ये सभी उदाहरण हैं स्वतः शोध के। अगला है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा है। स्किनर ने, हेविंगहास ने, रॉस ने या एमएल बिग्गी ने। इस प्रश्न को गलत माना था आयोग ने, 1 नंबर सभी को कॉमन मिला था। अगला है, वैसे ये चारों ऑप्शन मैच नहीं खाते हैं, ये कथन गेट्स का है, गेट्स ने दिया था ये वाला कथन। अगला है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। सहचर स्थानांतरण का नियम ये इसके प्राथमिक नियम में शामिल नहीं है, बल्कि ये इसका गौण नियम है, गौण नियम में शामिल है। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम ये प्राथमिक नियम हैं। अगला है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। तर्क, चिंतन, व्यवहार या अभिप्रेरणा। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत व्यवहार पर बल देता है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने दिया था। अगला है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया था, इसका दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन। 20 प्रश्न का सही जवाब है। अगला है, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, यह इसकी विशेषता नहीं है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, ये इसकी विशेषता है। अधिगम प्राणी की अभिवृत्ति है, ये भी सही है। अधिगम एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है, ये भी सही है। यानी ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अधिगम की विशेषता नहीं है, तो अधिगम की विशेषता नहीं है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, प्रत्यक्ष रूप से हम अधिगम का अवलोकन नहीं कर सकते हैं। अगला है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि चिंपैंजी बंदर पर किसने प्रयोग किया और कुत्ते पर किसने प्रयोग किया। दोनों को आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। हम बार बार आपसे इसलिए इनका पूछ रहे हैं क्योंकि इनमें से एक आपको 100% देखने को मिलेगा। बार बार आप अगर इसको टाइप करते हैं तो ये आसानी से याद हो जाएगा, यानी 1 नंबर आपका 100% पक्का होगा। तो चलिए अब 2018 के बाद चलते हैं 2019 के पेपर पर। 2019 वाला पेपर हुआ था जनवरी 2020 में। पहला प्रश्न है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का संप्रत्यय दिया, यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था। गोलमेल ने, स्पीयरमैन ने, जॉन मेयर ने या गार्डनर ने। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था हावर्ड गार्डनर ने। अगला है, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। लक्स साबुन से हमने आपको बताया था। लक्स से याद रखना है, लेक्सिया पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो ये पढ़ने संबंधी बर्तनी से संबंधित है, यानी ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला है, निम्न में से क्या समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं होती है। बच्चे की आवश्यकता के अनुसार बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, बिल्कुल सही है, उसकी आवश्यकता के अनुसार बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यही इसकी विशेषता नहीं है।
ना ही शिक्षक की भूमिका होती है। ये गलत कथन दे रखा है कि बच्चे को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उस पर ध्यान देना आवश्यक होता है। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, बिल्कुल सही कथन है। यानी 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। ये शिक्षक की भूमिका नहीं होती है। अगला है कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए, तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, प्रेरित करना चाहिए। 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला है बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से या नैतिक विकास से। तो वृद्धि संबंधित होती है शारीरिक विकास से। अगला है मानव का विकास प्रारंभ होता है, तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है। मानव का जो विकास है वो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। अगला है द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? E.L. थॉर्नडाइक, B.F. स्किनर, R.M. गिने या पावलोव? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, R.M. गिने ने लिखी थी द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक। अगला है किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव एवं हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है स्टेनली हॉल का, और ये कई बार पूछा जा चुका है। स्टेनली हॉल ने कहा था कि किशोर अवस्था बड़े संघर्ष एवं तनाव एवं तूफान की अवस्था है, विद्रोह की अवस्था है, विरोध की अवस्था है। अगला है सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, 36 मिनट का समय लगता है। अगला है सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। ये कथन दोबारा पूछा गया है और ये कथन है रॉस का। तब पूछा गया था इसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम पठार। अधिगम में पठार कहलाती है ये चीज़, और ये कथन रॉस का है। अगला है यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे दंड देना चाहिए, बिल्कुल गलत कथन है। बच्चे को नज़रअंदाज भी नहीं करना है, बच्चे को परामर्श देना है, ये बिल्कुल सही कथन है। तत्काल घर वापस भी नहीं भेजना है, यानी सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला है पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित होती हैं शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के वृत्तीय विकास से या छात्रों के मानसिक विकास के। सर्वांगीण विकास सबसे ज़्यादा सकारात्मक ऑप्शन है। अगला है निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? कोहलर ने, स्किनर ने, B.S. ब्लूम ने या थॉर्नडाइक ने? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, B.S. ब्लूम ने अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया है बल्कि अधिगम उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया था। अगला है शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है? बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, बालक का विद्यालय न जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना या किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। ये बात हमने आपको पहले भी बताई है कि अगर कोई ऑप्शन बाकी के 3 ऑप्शनों से बहुत अधिक बड़ा है तो 99% वही सही होता है। अगला है निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल में, प्रस्तावना कौशल में, समापन कौशल में या प्रदर्शन कौशल में? इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान परीक्षण आता है। अगला है यहाँ स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाना है। एनिमल इंटेलिजेंस किसने दिया था? तो एनिमल इंटेलिजेंस थोड़ी दी थी थॉर्नडाइक ने। पहले का तीसरा एक से ही इसका सही जवाब मिल गया। पुनर्वलन की सूची दी थी स्किनर ने। पुनर्वलन का सिद्धांत स्किनर का है। सार्वगर्भिता का सिद्धांत या नियम ये दिया था आपके गेस्टाल्टवादियों ने, और अनुकूलन का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने। अगला प्रश्न है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया ये संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से। जो प्रश्न अधिक बार बहुत ही आसान है, हम उसको डायरेक्ट आपको जवाब बता दे रहे हैं। अगला है संविधान के किस संशोधन से
शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई थी। तो ये मौलिक अधिकार बनी थी 86वें संविधान संशोधन से, 25 में से, 52 से या 22 में से। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। 86वें संविधान संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई थी 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए, और 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा एक मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो अभिप्रेरणा मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक मैकडूगल हैं। ये प्रश्न दोबारा पूछा जा चुका है। अगला है, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था को? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, बाल्यावस्था को। अगला है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? तो वुडवर्थ ने, गिलफोर्ड ने, स्किनर ने या क्रो ने? इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, ये गिलफोर्ड ने कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। अगला है, यहाँ भी सूची ए को सूची बी से मिलाना है। ब्रूनर ने दिया था आपका अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान, यानी पहले का तीसरा, इससे ही आपको ऑप्शन मिल गया, यानी चौथा इसका सही जवाब होगा। तो आशुबेल ने दिया था संप्रत्य उपलब्धि परीक्षण प्रतिमान, और ग्लेजर ने दिया था आपका बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। गार्डनर का ये था साइनोटिक्स शिक्षण प्रतिमान। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या होता है? आंकड़ों का संग्रहण, समस्या की पहचान, परिकल्पना का परीक्षण या परिकल्पना का निर्माण? जब तक हमें समस्या की पहचान नहीं होगी तो हम उसका निवारण भी नहीं कर सकते। समस्या समाधान का प्रथम चरण होता है सबसे पहले समस्या को पहचानना। अगला प्रश्न है, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक पक्षों का विकास होगा। बी सबसे ज़्यादा सकारात्मक ऑप्शन है। शिक्षण व्यवस्था एक अधिकारवादी होगी, ये गलत है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा, ये भी कथन गलत है, यानी 20 प्रश्न का सबसे सही जवाब होगा। अगला है, स्मृति स्तर, बोध स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ होता है? यानी स्मृति और बोध स्तर में कौन सा जो सोपान है वह उभयनिष्ठ होता है? सामान्यीकरण, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण या तैयारी? इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। स्मृति स्तर और बोध स्तर के अंदर प्रस्तुतिकरण ये सामान्य उभयनिष्ठ सोपान है। ये सोपान दोनों के अंदर देखने को मिलता है। चलिए दोनों के सोपान देख लेते हैं। ये स्मृति स्तर के सोपान हैं, इसके जन्मदाता हर्वट हैं, और ये बोध स्तर के हैं, इसके जन्मदाता मॉरिसन हैं। प्रस्तावना यहाँ अन्वेषण है, प्रस्तुतिकरण दूसरे नंबर पर आता है इसमें, और प्रस्तुतिकरण स्मृति स्तर और बोध स्तर दोनों में कॉमन है। स्पष्टीकरण एवं तुलना, सामान्यीकरण, प्रयोग, यहाँ आत्मीकरण अथवा परिपाक होता है, परिपक्वता होता है, व्यवस्था होता है, वर्णन होता है। इनमें जो कॉमन है वो है केवल प्रस्तुतिकरण। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो पुनर्वलन का सिद्धांत कहा जाता है शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत को, उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत को, सूझ के सिद्धांत को या क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। क्रिया मतलब बीएफ और जीएफ, तो बीएफ स्किनर ने दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। अगला है, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? इनमें से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित नहीं है? आंत प्रज्ञावस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक व्यवस्था, क्रियात्मक अवस्था? इसमें से प्रतिबिंबात्मक है, संकेतात्मक है और क्रियात्मक है। आंत प्रज्ञात्मक अवस्था ये ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अगला है, मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। ये 5 पद दे रखे हैं, इनको सही क्रम में लगाना है। और मॉरिसन के बोध स्तर और हमने अभी देखा था स्मृति स्तर में एक चीज़ कॉमन थी, वो थी प्रस्तुतिकरण, और प्रस्तुतिकरण आती है नंबर 2 पर।
तो सबसे पहले प्रस्तुतिकरण नहीं आएगा, प्रस्तुतिकरण नंबर 2 पर आएगा। यहाँ प्रस्तुतिकरण नहीं होगा, यहाँ भी प्रस्तुतिकरण नहीं होगा, यानी इसमें से बी और सी में से एक ऑप्शन होगा। तो चलिए सबसे पहले खोज आता है, खोज सबसे पहले आता है, दोनों में दो पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर पहला है। तो चलिए अब देख लेते हैं। उसके बाद आता है आत्मसातीकरण, यानी तीसरे नंबर पर आत्मीकरण, यानी 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। सबसे आखिरी में अभिव्यक्तिकरण या वाचन आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? अनुमूल्यन ये संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, अनुप्रयोग है, बोध है और ज्ञान है। अनुमूल्यन ये संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तो नतोदर वक्र होता है, बिल्कुल सही है। मिश्रित वक्र भी होता है, सही है। लंबवत कोई वक्र नहीं होता है, उन्नतोदर होता है, ये भी बिल्कुल सही है। 4 प्रकार के वक्र होते हैं, ये देख लीजिए। सरल वक्र होता है, आपका उन्नतोदर वक्र होता है, नतोदर वक्र होता है और मिश्रित वक्र होता है। तो चलिए 2019 के बाद चलते हैं 2020 के पेपर पर। 2020 में लॉकडाउन के कारण कोई पेपर नहीं हुआ, ये हुआ था 2021 का पेपर। तो चलिए 2021 का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? तो अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम, ये तीनों मुख्य नियम हैं। वहीं अभिवृत्ति का नियम ये गौण नियम है। अगला है, कोहलर तथा कोफ्का के अनुसार सीखना होता है अनुकरण द्वारा, प्रयास द्वारा, सूझ द्वारा या अभ्यास द्वारा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। सूझ का सिद्धांत भी कोहलर ने दिया था, यानी सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला है, सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे? तो नोवाक थे, वाइगॉत्स्की थे, पियाजे थे या गैलोस थे। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, लेव वाइगॉत्स्की ने सामाजिक निर्माणवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला है, निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं है? कौन सी इनमें से विकास की विशेषता नहीं है? संचयी होना विकास की विशेषता है, दिशात्मक होना ये भी विकास की विशेषता है, विशिष्ट होना ये भी विकास की विशेषता है। वहीं अनियंत्रित और स्वतंत्र होना ये विकास की विशेषता नहीं है। विकास कभी भी अनियंत्रित नहीं होता है। अगला है, हेरिडिटी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन हैं? हरलॉक हैं, गाल्टन हैं, वुडवर्थ हैं या रॉस हैं। तो ये पुस्तक है हेरिडिटी जीनियस गाल्टन की। अगला है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर कौन सा होता है? तो सबसे न्यूनतम स्तर होता है ज्ञान, यानी ज्ञान संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है। अगला है, सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान क्या होता है? तो सूक्ष्म शिक्षण का जो अंतिम सोपान होता है वो होता है रीफीडबैक, यानी पुनः प्रतिपुष्टि। अगला है, गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है श्रेणीकरण, विचार प्रवाह, अंकगणितीय तर्क या एक समाधान। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, विचार प्रवाह ये अपसारी चिंतन में आवश्यक है गिलफोर्ड के अनुसार। अगला है, मस्तिष्क उद्दोलन विधि के प्रतिपादक कौन हैं? जॉन डीवी, ऑसबर्न, हरलॉक या आशुबेल। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, ऑसबर्न ने दी थी मस्तिष्क उद्दोलन विधि। अगला है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है? तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से CD मॉर्गन और H मुरे ये दोनों संबंधित हैं। सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला है, सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है? आयोजन, उद्भव, प्रबोधन, संशोधन। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, ये कहलाती है आयोजन। अगला प्रश्न है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था थॉर्नडाइक ने। अगला है, कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? व्यक्तिक कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं, वातावरण भी प्रभावित करता है, सामाजिक भी प्रभावित करता है, यानी डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, उपरोक्त सभी कारण प्रभावित करते हैं। अगला है,
बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? यहाँ बहुबुद्धि का सिद्धांत पूछा है, ये भी 2 बार प्रश्न आ गया। ये दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। अगला है स्पीयरमैन ने दिया है द्विबुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। ये प्रश्न दोबारा पूछा गया है, पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि दिया था और द्विकारक बुद्धि दिया था स्पीयरमैन ने। अगला है प्रोजेक्ट विधि संबंधित है किलपैट्रिक से, रूसो से, मॉन्टेसरी से या फ्रोबेल से? इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। किलपैट्रिक ने दी थी प्रोजेक्ट विधि, वहीं फ्रोबेल ने खेल विधि दी थी। अगला है पाठ्य योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है उद्देश्य लेखन, प्रस्तावना लेखन, प्रस्तावना प्रश्न या मूल्यांकन प्रश्न, लक्ष्य कथन? ये भी दोबारा पूछा गया प्रश्न है। प्रस्तावना में जो प्रस्तावना कथन होता है उसमें पूर्व ज्ञान का अनुभव होना आवश्यक है। अगला है गलत कथन को चुनें। छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण से सीखते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं, ये भी कथन सही है। छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखते हैं, ये भी सही है। छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं, ये कथन गलत है। उन्हें खुला छोड़ देना चाहिए, नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। अगला है संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया? तो ये था 86वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा जोड़ा गया था 21 का जो हुआ था 2002 में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। अगला है शिक्षण के कार्य में सम्मिलित हैं मूल्यांकन कार्य, उपचारात्मक कार्य, निदानात्मक कार्य और सभी। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, सभी। अगला है शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब शिक्षक एकाधिकारवादी हो, ये बिल्कुल सही है, हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। विद्यार्थी निष्क्रिय हो, ये भी सही है। केवल लिखने पर बल हो, ये भी सही है, क्योंकि सबसे कम प्रभावशाली पूछा है, यानी तीनों ही नकारात्मक हैं, तो डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला है भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया है। तो भाषा हम आपको पहले भी बता चुके हैं, नाम लिखने के लिए किसी न किसी भाषा का आवश्यकता होती है, तो नाम से नोम चॉम्स्की भाषा विकास से संबंधित हैं। अगला है शारीरिक गठन से संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो शारीरिक गठन के संबंध में एंटागोनिस्टिक, ये व्यवहार से संबंधित है, ना कि शारीरिक संबंध से। बाकी के तीनों शारीरिक गठन से संबंधित हैं। अगला है निम्नवत में अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें। आवश्यकता, ये अभिप्रेरणा के घटक है, बिल्कुल सही है। अंतर्नोद भी है, प्रोत्साहन भी है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्रायड, अल्पोर्ट, गिलफोर्ड, बियोर्सी दोनों। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्रायड। अगला है निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री, ये स्किनर से संबंधित है, बिल्कुल सही है। व्यक्तिक निर्धारक अनुदेशन, ये भी स्किनर से संबंधित है। त्रुटियों के माध्यम से सीखना, त्रुटियों का सिद्धांत प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने, और ये स्किनर से संबंधित नहीं है, यानी सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। व्यवहार रूपांतरण तकनीक, ये भी स्किनर से संबंधित है। अगला है विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? आंतरिक मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन, प्रायोगिक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसमें से जो सबसे सही मूल्यांकन है वो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अगला है निम्न में से कौन अनुदेशनात्मक उद्देश्य से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? अवबोध, ज्ञान, चरित्र निर्माण या विश्लेषण? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, चरित्र निर्माण इससे संबंधित नहीं है। अगला है निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? स्मृति स्तर शिक्षण का स्तर है, अभिप्रेरणा स्तर ये शिक्षण का स्तर नहीं है, अवबोध स्तर प्रत्यावर्ती स्तर है, यानी 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला है
विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? थॉर्नडाइक ने, एरिक्सन ने, स्किनर ने, हरलॉक ने। तो मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एरिक्सन ने। 20 प्रश्न का सही जवाब है। 2021 के बाद चलते हैं 2022 के पेपर पर। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो कोहलर का संबंध है अधिगम के सिद्धांत से। हम इसको कई बार पढ़ चुके हैं। अगला है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या ये 14 होती है। ये भी रिपीट वाला प्रश्न है। अगला है मानसिक उद्दीलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो समझ के, समस्या समाधान के, सृजनात्मकता के या अनुप्रयोग के। ये भी दोबारा पूछा गया प्रश्न है। देख लीजिए, एक साथ पढ़ने के यही फायदे होते हैं कि हमें आसानी से पता चल जाता है कि कौन से प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। अगला है निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? यानी इनमें से किसने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया? तो कुत्ते पर प्रयोग किया था पावलोव ने, और बिल्ली पर प्रयोग किया था थॉर्नडाइक ने। कोहलर ने किया था चिंपैंजी पर अपना प्रयोग। स्किनर का आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना। अगला है मौलिकता, नमनीयता तथा प्रभा निम्न में से किसके घटक हैं? बुद्धि के, अभिप्रेरणा के, व्यक्तित्व के या सृजनात्मकता के? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। ये घटक हैं सृजनात्मकता के। अगला है युत्सा क्या है? मूल प्रवृत्ति है, चिंतन है, कल्पना है या संवेग है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। युत्सा एक मूल प्रवृत्ति है। अगला है बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। आर्थिक तत्व, अनुवांशिक तत्व, शारीरिक और सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। ये देख लीजिए, दोबारा से रिपीट हुआ प्रश्न है। सेम प्रश्न रिपीट हुआ है। अगला है शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम। ये भी प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है। सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत। तो ये भी प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है। अगला है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया था? तो ये कथन दिया था हरलॉक ने। चौथा इसका सही जवाब है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदनाओं को अर्थ प्रदान करता कहलाता है कल्पना, चिंतन, स्मृति या प्रत्यक्षीकरण। तो ये कहलाता है प्रत्यक्षीकरण। अगला है सीखने में प्रयास एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। औसत बुद्धि वाले बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है 90 से 110 के मध्य। यहाँ 109 दे रखा है। निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादन है? तो तरल क्रिस्टलीय बुद्धि दी थी कैटल ने। सेम प्रश्न रिपीट हुआ है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत BF स्किनर का है। अगला है ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? परीक्षण निर्माण का, परीक्षण अंकन का, परीक्षण प्रशासन का या परीक्षण वैधता का? तो ए इस प्रश्न का सही जवाब है परीक्षण निर्माण का। अगला है विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किससे संबंधित है? तो ये जीन प्याजे से संबंधित है। ये भी रिपीट प्रश्न है। MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? ये नया प्रश्न पूछा गया था। व्यक्तित्व के, सृजनात्मक के, संप्रति के या बुद्धि के? तो ये व्यक्तित्व के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है MPPI का। अगला है अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? अभिप्रेरणा, निर्देशन, परिपक्वता या रुचि? तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा अधिगम के लिए आवश्यक है वो है रुचि। अगला है शैशव काल का समय है। तो शैशव अवस्था होती है जन्म से लेकर के 6 वर्ष की अवस्था। अगला है कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम। ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। अगला है किसने पाठ्य योजना की पंचपद प्रणाली का प्रतिपादन किया? जॉन डीवी ने, ब्लूम ने, किलपैट्रिक ने या हर्बट ने? इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा है हर्बट ने पाठ्य योजना की पंचपद प्रणाली का प्रतिपादन किया। अगला है
निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण, ये हमने आपको पहले भी बताया था। युंग ने खाली व्यक्तित्व का, युंग होगा यहाँ, युंग ने खाली व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया और कैनन ने किया था ग्रंथियों के आधार पर। अगला है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो कोल का, या ये कथन है आपका क्रुएंडक्रो का, डीहान का या ड्रेवलर का। पूरा पेपर रिपीट हुआ है। 20 प्रश्न का सही जवाब है। बी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। बी.एफ. स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, तो जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, व्याकरण के फलस्वरूप, अनुकरण के फलस्वरूप या परिपक्वता के फलस्वरूप। तो 30 प्रश्न का सही जवाब है। अगला है मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया था मैकडूगल ने। एक ही पेपर में 2 बार सेम प्रश्न पूछा गया है। अगला है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण, ये कहा था डैमबिल ने। अगला है निम्नलिखित में से किसका नाम सुजन शास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है? तो ये थे गाल्टन। अगला है 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों के हित में हिंदी में जलोटा वाला प्रश्न है, तो ये था आपका साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। अगला है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अब आपको हमें बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का और बहुबुद्धि का, इन दोनों का कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ये प्रश्न अब तक 4थी बार पूछा गया प्रश्न है। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था। और अगर आपको ऐसे ही ईवीएस और हिंदी के एक ही वीडियो में सभी वर्षों के प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है, तो आप सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग हमारे चैनल पर आए हैं पहली बार, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आपको ऐसे ही हिंदी और ईवीएस की वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।